नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टूडेंट सॉल्यूशन अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान का विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का विकास। इसमें बेसिकली स्टार्टिंग जो है दो तरह के अधिनियम से है। एक तो चार्टर अधिनियम, दूसरा भारत शासन अधिनियम। चार्टर अधिनियम जो है, चार्टर एक्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो हम नोट डाउन कर लेंगे। चार्टर एक्ट, द लॉ दैट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। द लॉ दैट was implemented by East India Company कॉल चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट। वहीं पे भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, इसे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। अब दोनों आगे समझ में। पहले तो चार्टर एक्ट जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। दूसरा ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की शुरुआत करी थी। अब बात आती है 1600 ईस्वी की। 1600 ईस्वी में हुआ क्या था एक्चुअली, कि ब्रिटिश क्वीन, ब्रिटिश क्राउन की क्वीन जो है, ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की परमिशन दे दी। मीन्स इंग्लिश में इसे हम लिख लेंगे, ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ ग्रांटेड परमिशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद टू ईस्ट इंडिया कंपनी। टू ट्रेड विद ईस्ट इंडिया। ओके। अभी बात आती है 23 जून 1757 ईस्वी की। 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ क्या था, 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी की युद्ध हुई थी। प्लासी की युद्ध बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करने वाला क्लाइव थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्लाइव ने लीड किया था उस समय। 23 जून 1757 ईस्वी प्लासी के युद्ध में हुआ, जिसमें बंगाल वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करने वाला क्लाइव थे। अभी इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी का युद्ध जीत गए। देन ठीक, उसके बाद फिर आती है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध जब आता है तो पहले तो प्लासी का युद्ध नोट डाउन कर लेते हैं। किसके किसके बीच, तो बंगाल वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके विनर है और ईस्ट इंडिया कंपनी को
लीड करने वाला क्लाइव था। ओके। अब बात आती है 1764 ईस्वी की। तो 1764 ईस्वी में होता है बक्सर का युद्ध। अभी ये बक्सर का युद्ध होता है किसके किसके बीच? तो ये होता है बंगाल प्लस अवध प्लस मुगल के बीच। ये वर्सेस में होता है अगेन ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1764 का जो बक्सर का युद्ध होता है ये होता है बंगाल अवध और मुगल, ये तीनों एक साथ रहते हैं और वर्सेस किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे हेक्टर मोनरो। हेक्टर मोनरो ने इस समय बक्सर के युद्ध में, जो कि 1764 ईस्वी में हुए थे, हेक्टर मोनरो ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करा था। और यहाँ पर जो विनर निकल के आए थे वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। अगेन ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। पहला जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी, प्लासी की युद्ध, बंगाल वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। वहाँ पे क्लाइव ने लीड किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, विनर थी। अभी 1764 ईस्वी बक्सर युद्ध में बंगाल अवध मुगल तीनों एक साथ थे प्रांत। बंगाल अवध मुगल प्रांत जो थे तीनों एक साथ थे और इसके वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लीडर थे जिन्होंने लीड किया था इस युद्ध को वो हेक्टर मोनरो थे और यहाँ पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी विनर रही। अभी अभी जो है 1765 ईस्वी की इलाहाबाद समझौता होता है, इलाहाबाद एग्रीमेंट, इलाहाबाद समझौता। इसमें क्या है कि डुअल सिस्टम स्टार्ट करी गई थी। डुअल सिस्टम मीन्स द्वैत द्वैत प्रथा, डुअल सिस्टम स्टार्ट करी गई थी 1765 ईस्वी। इलाहाबाद जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें डुअल सिस्टम स्टार्ट करी गई थी वेस्ट बंगाल में। डुअल सिस्टम स्टार्ट करी गई थी बंगाल में। अभी हुआ क्या था कि ये जो बंगाल इंडिया यहाँ पे जो डुअल सिस्टम स्टार्ट करी थी वो क्लाइव ने करा था। हालांकि देखा जाए तो जो डुअल सिस्टम है उसके फादर जो है, डुअल सिस्टम का फादर लियोनस कार्टियस को बोला जाता है। अभी लियोनस कार्टियस ने क्लाइव ने बंगाल में लियोनस कार्टियस को बुलाया था। अभी लियोनस कार्टियस ने क्लाइव के जरिए 1765 ईस्वी में इलाहाबाद समझौता जब हुई थी उस समय बंगाल में द्वैत शासन का शुरुआत करा था। उसके बाद द्वैत शासन में एक्चुअली हुआ क्या था कि दो तरह की चीज़ें हुई। एक तो बंगाल में जो भूमि थी वो उपजाऊ भूमि थी, फर्टाइल लैंड। मैक्सिमम जो भूमि थी ज़्यादातर वो फर्टाइल लैंड थी, उपजाऊ भूमि। अभी इसकी जो रेन्यू होती थी, जो दीवानी होती है, टैक्सेस, वो जो टैक्स कलेक्ट होता था वो सारे टैक्स जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो बेसिकली ये हो गया कि जो कलेक्शंस थे, जो दीवानी था, रेवेन्यू, वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रखती थी और जो खर्चे एक्सपेंडिचर्स होते थे वो नवाब के कंट्रोल में रहते थे। ठीक, तो एक बार लिख लेंगे। एक बार लिख लेंगे जो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद का जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें डुअल सिस्टम स्टार्ट करी गई थी और स्टार्ट करने वाला कौन था? क्लाइव था। अब ये क्लाइव कौन है?
तो जो बक्सर की युद्ध हुई थी, सॉरी, प्लासी की युद्ध हुई थी 1757 ईस्वी में, बंगाल वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसी क्लाइव ने और इसी वॉर को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लीड किया था। अभी ड्यूअल सिस्टम जो द्वैत शासन है, इसके फादर किसको कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो ये बोला जाता है लियोनस कार्टियस को। ठीक। तो अगर पूछ दे द्वैत शासन का पिता, मीन्स डुअल सिस्टम का फादर किसे कहा जाता है, ये तो ये बोला जाता है लियोनस कार्टियस को। अब ये डुअल सिस्टम होता क्या है बेसिकली? तो बंगाल में क्या था कि मैक्सिमम, ज़्यादातर जो भूमि थी वो फर्टाइल लैंड थी। फर्टाइल लैंड मीन्स उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि थी। ओके। तो अभी ये ज़्यादातर फर्टिलाइज लैंड थी। अभी मैक्सिमम उपजाऊ होगा, अगर ज़्यादा उपजाऊ होगा तो ज़्यादा इनकम होगी, इनकम होगी तो ज़्यादा रेवेन्यू भी होगी, तो ज़्यादा टैक्सेस भी लगेंगे। तो अब ये जो रेवेन्यू होती थी, टैक्स कलेक्शंस होता था, टैक्स कलेक्शंस जिसको हम दीवानी कहते हैं, वो होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में। ठीक। और वहीं एक्सपेंडिचर्स, खर्चे जो होते थे, वो होती थी नवाब के पास। इसे कहते हैं इसे कहते हैं डुअल सिस्टम, द्वैत शासन। टैक्स जो कलेक्ट होगा वो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और जो खर्चे होंगे वो नवाब करेगा। ठीक। खर्चे के डिपार्टमेंट में वो नवाब की डिपार्टमेंट हो गई थी। तो कुछ इस तरह से जो है द्वैत शासन की शुरुआत करी गई थी बंगाल में। ठीक है। अभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि द्वैत शासन की शुरुआत किसने करी थी बंगाल में पहली बार, तो क्लाइव ने करी थी। और द्वैत शासन का पिता किसे कहा जाता है? लियोनस कार्टियस को। वही बंगाल में फर्टाइल लैंड थी मैक्सिमम, जिसके वजह से ये जो दीवानी शुरू हुई थी, रेवेन्यू, वो किसके कंट्रोल में थी बंगाल में? ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में 1765 को। और एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट जो दिया गया था वो नवाब को दिया गया था। इसके बाद आती है रेगुलेटिंग एक्ट। अब अपना एक्ट शुरुआत हो जाती है। सॉरी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 AD। ओके। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अभी इस समय बंगाल का जो गवर्नर पद था, पोस्ट जिसको हम बोलते हैं, बंगाल का जो गवर्नर पोस्ट था, इस पोस्ट का नाम चेंज कर दिया गया। तो अब इस गवर्नर का पोस्ट का जो पद का जो नाम था गवर्नर बंगाल का, उसे चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। ओके। तो बंगाल की जो गवर्नर पद नाम था उसे चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और फर्स्ट गवर्नर अगर पूछा जाए ऑफ बंगाल, बंगाल का पहला गवर्नर, तो वो क्लाइव था। और फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वैरेन हेस्टिंग्स था। ठीक। पहला बंगाल का गवर्नर पूछा जाए तो वो क्लाइव था। फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वो वैरेन हेस्टिंग्स था। ठीक। अभी 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान दिया गया। प्रोविजन
to establish सुप्रीम कोर्ट। अभी फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जो स्थापित किया गया था बंगाल में वो कलकत्ता थी। तो पहला सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया वो कलकत्ता में किया गया था। कब? तो 1764 ईस्वी में। अगर इसकी अधिनियम पूछ दे तो 1763 की अधिनियम के तहत 1700 सॉरी 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 तो पहला जो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी। कब? तो 1774 ईस्वी में। अगर इसके अधिनियम पूछते हैं तो 1773 अधिनियम के तहत 1774 में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुई थी। ओके। अब ये जो पहले कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश वो कौन थे? वो थे एलिजा इम्प्रे। और उस समय जो रूल था 1+3 का, मतलब 1 CJI और ये 3 अदर जजेस। ओके। तो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज established in Kolkata in 1774 अंडर 1773 एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, राइट। तो अगर पूछे सवाल कि भारत में सर्वप्रथम और सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कब और कहाँ स्थापित किया गया था, तो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में स्थापित किया गया था 1773 अधिनियम के तहत। ओके। और इसके पहला जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्प्रे थे। उस समय तो रूल था 1+3 का, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अदर जजेस। अब बात आती है कि जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास का, उनको बंगाल का जो गवर्नर जनरल है इनके अधीन कर दिया गया। ठीक। तो बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर जनरल था इन दोनों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। उसी समय जो है भारत में यानी बंगाल में पहली बार 4 नया मेंबर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उनके अंदर 4 नए सदस्य को जोड़ा गया। अब एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट यहाँ पे और आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के टाइम पे भारत में, लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, भारत में ब्रिटिश पीएम कौन था? तो वो था लॉर्ड नॉर्थ। क्वेश्चन आ जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय भारत में ब्रिटिश पीएम कौन था? तो वो था लॉर्ड नॉर्थ। ठीक। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उस समय जो बंगाल का गवर्नर पोस्ट था उस पद का जो नाम चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। और बंगाल का पहला गवर्नर था वो क्लाइव, और पहला गवर्नर जनरल वो वैरेन हेस्टिंग्स थे। अभी 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान दिया गया था और भारत का प्रथम और पहला सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में स्थापित करी गई थी 1774 में। और अधिनियम कौन सा था? 1773 की अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट थी। पहला मुख्य न्यायाधीश जो पहले सुप्रीम कोर्ट के बने थे वो एलिजा इम्प्रे थे और 3 उनके साथ अन्य जजेस भी शामिल थे। अब बंगाल और मद्रास सॉरी बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर हैं इन दोनों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और पहली बार
बंगाल के गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इनके अंदर 4 नए सदस्य को शामिल किया गया। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में ये भी बचता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय भारत में जो ब्रिटिश पीएम थे, उनका क्या नाम था? लॉर्ड नॉर्थ उनका नाम था। ओके, याद रहेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, ठीक। इसमें क्या होता है अभी? इसमें भी सबसे पहले हम ब्रिटिश पीएम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में ब्रिटिश पीएम कौन थे इस टाइम? विलियम पिट्स थे। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 में भारत में ब्रिटिश पीएम कौन थे? तो वो थे लॉर्ड नॉर्थ। वहीं अगर पूछ दे 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जो था, पिट्स भारत अधिनियम, उस समय भारत में ब्रिटिश पीएम कौन थे? तो वो विलियम पिट्स थे। अभी 1784 में बेसिकली हुआ क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काम था, एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एलिजाबेथ क्वीन थी, ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ वन, उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी थी 1600 ईस्वी में, वो दी थी उन्होंने भारत के साथ व्यापार करने के लिए। पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा? भारत के साथ व्यापार करने के साथ साथ कुछ समय के बाद भारत के साथ व्यापार करने के साथ साथ इन्होंने पॉलिटिकल काम भी करने शुरू कर दिए गए, राजनीति भी करनी शुरू कर दी गई। तो 1784 में बेसिकली हुआ क्या है कि महारानी एलिजाबेथ ने जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स है, इनको डिवाइड करने के लिए दो बोर्ड बनाया उन्होंने। तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे कि 1784 में बेसिकली हुआ क्या था। तो एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की फंक्शन को सेपरेट करने के लिए दो बोर्ड बनाया। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे सेपरेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बाय दिस एक्ट। मैं लिख देता हूँ सेपरेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बाय दिस एक्ट। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्य है, उन्हें अलग किया गया। अब एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना, सॉरी, एक तो इसका बिजनेस वर्क था, व्यापार वर्क, व्यापार का जो कार्य था, इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंट्रोल में दे दिया। और ये जो है डायरेक्टली किसके कंट्रोल में होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में होगा। ओके, तो व्यापारिक कार्य जो था, इनका जो है कंट्रोल इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में रहेगा। अब आता है एक पॉलिटिकल वर्क, राजनीतिक कार्य इनका। तो इनको बोर्ड ऑफ काउंसिल के अधीन कर दिया गया। ओके, और ये डायरेक्टली कंट्रोल में होगा किसके? ये होगी ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में, ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में। तो 1784 में क्या किया इन्होंने कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फंक्शन था, व्यापारिक और राजनीतिक कार्य, उसे दो भागों में बांट दिया गया, और दोनों ही भाग को अलग अलग बोर्ड को सौंप दिया गया, और दोनों ही बोर्ड अलग अलग जो है सेपरेटली एक एक दूसरे के कंट्रोल में है। ठीक।
तो बिजनेस हुआ जो व्यापारिक कार्य था उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंट्रोल में दे दिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में होगा। अभी पॉलिटिकल वर्क बोर्ड ऑफ काउंसिल के कंट्रोल में दे दिया गया और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन यानी कि क्वीन के अधीन होगा। हालांकि इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओडी और बीओसी को जो है नोट में लिख लेंगे, बीओडी और बीओसी को जो है कंप्लीटली ख़त्म कर दिया जाता है 1858 ईस्वी में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो दो रूल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इस दोनों को 1858 अधिनियम में इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। अब आगे हमारा आता है 1813 ईस्वी का, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ठीक, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट आता है। अभी चार्टर एक्ट किसके कंट्रोल में होता है? मैंने आपको शुरू में बताया था, चार्टर एक्ट होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होगा ब्रिटिश के कंट्रोल में, ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है, ये इसमें क्या हुआ था, तो 1833 में क्या हुआ था, चार्टर एक्ट आई थी और ये जो हुआ था यहाँ पे कि जो मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन की क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा 1600 ईस्वी में भारत के साथ व्यापार करने के लिए, पूर्वी भारत के साथ व्यापार करने के लिए जो परमिशन मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो मोनोपोली जो ट्रेड था, एकाधिकृत व्यापार। मोनोपोली मीन्स एकाधिकृत व्यापार, मतलब उनको अधिकार दिया गया था कि सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी भारत के साथ। तो वही 1813 में चार्टर अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली ट्रेड थी भारत के साथ उसे समाप्त कर दिया। हालांकि उन्होंने सारा समाप्त नहीं किया, उन्होंने चाय और चाइना, इन दोनों पे मोनोपोली अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। बाकी सारी जो है एकाधिकार व्यापार जो था भारत के साथ मोनोपोली ट्रेड, उसे समाप्त कर दिया। अभी इसी अधिनियम के तहत जो है भारत में पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपए जो है बांटे गए थे एजुकेशन के लिए। ओके, भारत में पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपए जो है एजुकेशन पे खर्च करे गए थे। अभी इसी में एक नीति आती है, पवित्र खंड की नीति। पवित्र खंड की नीति 1813 अधिनियम में, 1813 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, पवित्र खंड की नीति क्या है, या फिर ये बनेगा कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मिशनरियों को परमिशन दिया गया था, ये किस अधिनियम के तहत आता है? तो ये 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत आता है। तो हम ये तीनों पॉइंट नोट कर लेंगे। 1813 चार्टर एक्ट में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली ट्रेड जो था भारत के साथ, विथ मोनोपोली ट्रेड विथ इंडिया जो है उसे ख़त्म कर दिया गया। ओके, एंडेड, ख़त्म कर दिया गया। अभी इसकी एक्सेप्शन में हम लिख देंगे अपवाद में कि चाइना एंड चाय, चाय और चाइना, इन दोनों के साथ अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली ट्रेड है। इन दोनों के साथ अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली एकाधिकार व्यापार है। और उसके बाद क्या करा गया था कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया 1
लाख रुपीस जो है एजुकेशन के लिए अलोकेट किया गया था। तो लिख लेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपीस वॉज अलोकेटेड फॉर एजुकेशन इन इंडिया। ओके। अब एक आता है पवित्र खंड की नीति। पवित्र खंड की नीति, इसमें क्या हुआ था कि जो क्रिश्चियनिज्म था, ईसाई धर्म की प्रचार प्रसार करने के लिए एडवर्टाइज प्रचार प्रसार करने के लिए मिशनरियों को परमिशन दे दिया गया था। मिशनरियों को परमिशन दिया गया था। तो अगर पूछे कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में जो परमिशन दिया गया था मिशनरियों को, वो किस अधिनियम के तहत आता है? तो पवित्र खंड की नीति 1863 चार्टर अधिनियम के तहत आता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा एक और अधिनियम है 1833 की चार्टर अधिनियम। ओके, 1833 की चार्टर अधिनियम। अब देखो, ट्विस्ट और सरप्राइज क्या है इसमें? इसमें क्या हुआ, अभी अभी हमने पढ़ा 1813 जो चार्टर अधिनियम था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, मोनोपोली ट्रेड भारत के साथ, उसे समाप्त करके एक्सेप्शन के तौर पे, पूरी तरह समाप्त नहीं किया, चाय और चाइना की जो अभी भी मोनोपोली ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। पर 1833 की जो अधिनियम है, चार्टर अधिनियम, उसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली ट्रेड थी उसे पूर्णतः रूप से समाप्त कर दिया गया। पिछली बार चाय और चाइना के साथ अभी भी मोनोपोली ट्रेड थी, पर इस बार 1833 में पूर्णतः रूप से समाप्त कर दिया। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ट्रेड जो है विथ इंडिया completely abolished। पूर्णतः समाप्त। ओके। अब उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल पोस्ट था उसका पदनाम चेंज कर दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल पोस्ट था इसका पदनाम चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था, अब वही जो पोस्ट है भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और इस पोस्ट पे पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे विलियम वेंटिक। विलियम वेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछे तो आपने बताना है विलियम वेंटिक। ओके, भारत की भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछे तो आपने बताना है विलियम वेंटिक। मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक बार। एक मिनट। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो हमने बताना है विलियम वेंटिक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में जो है दास प्रथा चलती थी वहाँ पे। क्या चलती थी? दास प्रथा। दास प्रथा जिसको हम कहते हैं स्लैवरी सिस्टम। दास प्रथा चलती थी। तो
दास प्रथा का भी इसमें समाप्त कर दिया गया। स्लेवरी समाप्त कर दी गई। अगर पूछे क्वेश्चन में कि दास प्रथा कब समाप्त करा गया था भारत में, तो 1833 की चार्टर अधिनियम के तहत दास प्रथा का अंत हुआ। अभी जो है पूर्णतः समाप्त नहीं हुई थी बेसिकली। हाँ, देखा जाए तो पूर्णतः जो समाप्त हुआ था दास प्रथा, वो 1843 ईस्वी में हुआ था, एलन ब्रो के टाइम में। तो हम नोट में लिख सकते हैं कि स्लेवरी जो है completely abolished in 1843 AD by एलन ब्रो। एलन ब्रो के द्वारा 1843 में दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। अभी यहाँ पे एक और पॉइंट है कि मैकाले की अध्यक्षता में भारत में पहली बार लॉ कमीशन का गठन किया गया था। एक पॉइंट और लिख लेंगे यहाँ पे कि मैकाले की अध्यक्षता में फर्स्ट टाइम लॉ कमीशन का गठन किया गया था। पूछे अगर लॉ कमीशन की फॉर्मेशन भारत में पहली बार कब की गई थी, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत लॉ कमीशन का गठन मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैकाले की अध्यक्षता में लॉ कमीशन का गठन भारत में पहली बार 1833 चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। अभी अपना लास्ट चार्टर अधिनियम बचा, जो अगला अधिनियम है 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक, 1853 का चार्टर अधिनियम भी। इसमें क्या क्या गया, जो सिविल सर्विस थी, अभी तक तो यह सिविल सर्विस सिर्फ ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ओपन थी, पर 1853 की चार्टर अधिनियम के तहत जो सिविल सर्विस है ये ओपन कर दिया गया फॉर ऑल। ओपन कंपटीशन, इसको लिख लेंगे, सही से लिख लो, ओपन कंपटीशन ऑफ सिविल सर्विस सबके लिए खोल दी गई, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो अपना 1853 का चार्टर अधिनियम है, ये लास्ट चार्टर अधिनियम है। ओके, और इसमें क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद जिसको कहते हैं हम, विधान परिषद लेजिस्लेटिव असेंबली, इसकी बात, इसका जो चर्चा पहली बार 1853 की चार्टर अधिनियम में ही किया गया था। ओके, तो ये जो पहली बार डिस्कस करा गया लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, वो 1853 की चार्टर एक्ट यानी चार्टर अधिनियम के तहत चार्टर अधिनियम में विधान परिषद की बात पहली बार करी गई थी। ओके, तो आज हमने भारत का संवैधानिक विकास शुरू करा था, और इसमें जो टॉपिक्स कंप्लीट करी है, आज हमने चार्टर अधिनियम जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर ले, जिसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ी है, 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ा,
1833 का चार्टर एक्ट पढ़ा और 1853 का लास्ट जो चार्टर एक्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो कंप्लीट करी। कल हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।